हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर बच्चों, वेपर प्रेशर की जब भी बात आए तो आपको ध्यान रखना है, ऐसा आपको सब्सटेंस लेना है जो लिक्विड फॉर्म में भी हो और वेपर फॉर्म में भी प्रेजेंट रहे। कैसे? एग्जाम्पल जैसे वाटर लिक्विड फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है, वेपर फॉर्म में भी प्रेजेंट होता है। पेट्रोल लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, वेपर फॉर्म में भी प्रेजेंट रहता है। अब वेपर प्रेशर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मैंने एक वाटर से भरा क्लोज कंटेनर लिया। अब इस क्लोज कंटेनर के अंदर आप देखोगे कि जो बल्क के अंदर वाटर के जो बल्क के मॉलिक्यूल हैं उनमें बैलेंस फोर्स लग रहा है। बैलेंस फोर्स का मतलब ऊपर की तरफ भी फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ भी फोर्स लग रहा है, लेफ्ट भी लग रहा है, राइट भी लग रहा है, वो तो बैलेंस फोर्स होता है। लेकिन वाटर के जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें डाउनवर्ड्स फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, क्योंकि इनके ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। तो बच्चों, सरफेस के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी दो प्रॉपर्टीज होती है। एक तो उनके अंदर अनबैलेंस फोर्स लगता है जो नीचे की तरफ लगता है। एक दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। क्या ज्यादा होती है? काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तभी तो वो ऊपर आए। बिल्कुल करेक्ट बात है। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने के कारण सरफेस के मॉलिक्यूल कुछ टाइम के बाद सरफेस के मॉलिक्यूल जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट हैं वो वेपर की फॉर्म में ऊपर की तरफ जाएंगे। बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जाएंगे और वेपर की फॉर्म में ऊपर की तरफ जाएंगे और ये वेपर बनाएंगे। तो वेपर का मतलब गैस बन गई। अब गैस का कुछ प्रेशर क्रिएट होगा, उस प्रेशर को ही हम कहते हैं वेपर प्रेशर। लेकिन बच्चों, अभी ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई है। अब आप समझना इस चीज को। जैसे ये सरफेस के मॉलिक्यूल है, ये ऊपर की तरफ जाएंगे, वेपर क्रिएट करेंगे, तो वेपर बनाएंगे, वेपर के मॉलिक्यूल बनेंगे। अब वेपर के मॉलिक्यूल्स जिसको हम बोलते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल जब वेपर बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। लेकिन जब सरफेस के ऊपर जब वेपर के मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो जाएंगे, तो उन वेपर्स के मॉलिक्यूल्स का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। वो वापस क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे? कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब क्या हो रहा है? इसमें दोनों चीजें हो रही है। लिक्विड है जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है और वेपर है जो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड जो वेपर में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। और जब वेपर है जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। तो वेपर प्रेशर किसे कहते हैं? जब लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में हो। बच्चों ध्यान रखना, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? जब लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में हो, लिक्विड से वेपर बने और वेपर से लिक्विड बने, मतलब इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों एक साथ में चले। तो वेपर्स के मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। क्या एक्सर्ट करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। कब एक्सर्ट करते हैं? जब लिक्विड और वेपर दोनों ही इक्विलिब्रियम में हो। इस प्रेशर को ही हम कहते हैं वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, द प्रेशर एक्सर्ट बाय वेपर। किसके द्वारा? वेपर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट होता है अबाउट लिक्विड सरफेस, लिक्विड के सरफेस पर When liquid and vapor are in equilibrium, जब लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में हो। बच्चों ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम की जब भी बात आए तो इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज कंटेनर के अंदर ही होगा। और वेपर प्रेशर की जब भी बात आए तो आपको ध्यान रखना है, वेपर प्रेशर तभी माना जाएगा जब वो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में हो। कॉल्ड वेपर प्रेशर। क्या कहा जाता है? वेपर प्रेशर कहा जाता है। तो बच्चों, आशा करता हूं कि वेपर प्रेशर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, वेपर प्रेशर किस किस पर डिपेंड करता है? कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है? तो वेपर प्रेशर मेनली दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। मैंने यहां पे लिखा है, वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ अ सब्सटेंस। वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर और सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है। आप बोलोगे टेम्परेचर कैसे? तो यहां पे मैंने क्या लिया, ये क्लोज कंटेनर था, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ था, लिक्विड के फॉर्म में वाटर था। अब इसको मैं टेम्परेचर दूंगा तो लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पर लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में कन्वर्ट होगा। वेपर में कन्वर्ट होने पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर देने पर वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। बिल्कुल करेक्ट बात आपको समझ में आ गई होगी। क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि लिक्विड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में कन्वर्ट होने पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अब फिर लिखा है नेचर ऑफ अ सब्सटेंस। किस पर डिपेंड करता है? सब्सटेंस के नेचर पर।
एग्जाम्पल मैं लेता हूं, सबसे पहले बच्चों मैंने यहां पे एक लिया क्लोज कंटेनर, उसके अंदर ईथर भरा हुआ है, ईथर है, बिल्कुल ईथर भरा हुआ है इसके अंदर। एक क्लोज कंटेनर लिया, उसके अंदर इथेनॉल भरा हुआ है, इथेनॉल भरा हुआ है। अब बच्चों आपको पता है नेचर ऑफ सब्सटेंस, नेचर ऑफ सब्सटेंस किस पर डिपेंड करता है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स पर। यहां पे मैंने लिया इथेनॉल, क्या लिया? इथेनॉल। अब बच्चों आपको पता है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो इथेनॉल में ज्यादा होता है और ईथर में कम होता है, क्योंकि इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स जितना ज्यादा होगा, फोर्स अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने पर उनकी वेपर कम बनेगी, वेपर कम बनेगी, और वेपर कम बनेगी तो इथेनॉल का वेपर प्रेशर कम होगा। किसके कंपैरिजन में? ईथर में, क्योंकि ईथर का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो इथेनॉल के कंपैरिजन में कम होता है। तो ईथर की वेपर ज्यादा बनेगी तो ईथर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर और नेचर के सब्सटेंस पर डिपेंड करता है। अब बच्चों यहां से एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फाइंड करना है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट भी लिक्विड है और सॉल्वेंट भी लिक्विड है, दोनों वॉलेटाइल है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि ऐसा सब्सटेंस या लिक्विड फॉर्म में भी हो और वेपर फॉर्म में भी हो। बिल्कुल करेक्ट है। तो मैंने यहां पे लिखा वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन। यहां पे एक सॉल्यूशन मैं बना रहा हूं। सॉल्यूशन कितने कंपोनेंट से मिलकर बना होता है? दो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। मेजर दो कंपोनेंट होते हैं। अब मैंने क्लोज कंटेनर लिया, बच्चों ध्यान रखना अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लोज कंटेनर लिया, उसके अंदर मैंने सॉल्यूट भर दिया। क्या भर दिया? सॉल्यूट भर दिया। अब सॉल्यूट भरने पर यहां पे क्लोज कंटेनर के अंदर सॉल्यूट भरूंगा तो सॉल्यूट को मैंने ए ऐड किया। क्या ऐड किया? ए। तो सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर होगा वो उसको मैंने ऐड किया PA नॉट। नॉट मतलब अकेला सॉल्यूट ही था, सॉल्वेंट नहीं था। तो इसको मैंने PA नॉट को लिखा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट, दूसरे क्लोज कंटेनर के अंदर मैंने सॉल्वेंट भर दिया। अब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को मैं यहां पे डार्क स्पेयर से शो कर रहा हूं। तो बच्चों सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, खाली सॉल्वेंट है, अभी सॉल्यूशन नहीं बनाया है, तो सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा उसको किससे डिनोटेट करेंगे? PB नॉट से। ये नॉट का मतलब क्या होता है? खाली अकेला सॉल्वेंट है। PB नॉट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों अब मैंने क्या किया, एक कंटेनर तीसरा और लिया। इस कंटेनर के अंदर मैंने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिक्स कर दिया। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करने पर सॉल्यूशन क्रिएट होगा। ये सॉल्यूशन होगा, ये वॉलेटाइल होगा। क्या होगा बच्चों? वॉलेटाइल, क्योंकि सॉल्यूट भी वॉलेटाइल था और सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल था। अब बच्चों सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट का, किसका? सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर होगा, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम लिखेंगे PA। क्या लिखेंगे? PA। और सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा उसको हम लिखेंगे PB। तो बच्चों ध्यान रखना, सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के वेपर प्रेशर को PA से डिनोटेट करते हैं और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को PB से डिनोटेट करते हैं। बच्चों अब क्वेश्चन ये आता है कि ये PA नॉट और PA में फर्क क्या है, में डिफरेंस क्या है? PA नॉट तो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, प्योर सॉल्यूट। अब PA क्या चीज है? PA वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे PA। तो आशा करता हूं PA का मतलब और PA नॉट का मतलब समझ में आ गया होगा। अब बच्चों PB नॉट और PB में क्या डिफरेंस है? PB नॉट का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और PB का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। तो मैंने यहां पे एक वॉलेटाइल सॉल्यूशन क्रिएट किया, वॉलेटाइल सॉल्यूशन बना दिया। अब बच्चों मेरे को एक चीज बताइए कि PA और PA नॉट में से कौन ज्यादा होगा? कौन ज्यादा होगा? PA और PA नॉट में से कौन ज्यादा होगा? किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? प्योर सॉल्यूट का ज्यादा होगा या सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? तो मैं यहां पे आपको बोलूंगा प्योर फॉर्म में जो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर था वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे सरफेस पे आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं ये सॉल्यूट के हैं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के हैं, लेकिन यहां पे आप सरफेस पर देख रहे हो कि सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट के भी पार्टिकल आ गए। तो वेपर प्रेशर यहां पे जो जनरेट होगा वो सॉल्यूट के साथ सॉल्वेंट का क्रिएट होगा।
तो पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर, यहां पे सॉल्यूशन के अंदर पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो कम हो जाएंगे, तो उनका वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो पीए हमेशा कम होगा पीए नॉट से, पीबी कम होगा हमेशा पीबी नॉट से। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों अब यहां पे ये सॉल्यूशन क्रिएट हुआ, क्या क्रिएट हुआ? सॉल्यूशन क्रिएट हुआ। ये कौन सा होगा? वॉलेटाइल होगा। तो हम यहां पे फाइंड करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ वॉलेटाइल सॉल्यूशन। तो वॉलेटाइल सॉल्यूशन के लिए एक लॉ आया जिसका लॉ, इस लॉ का नाम था राउल्ट्स लॉ। क्या नाम था बच्चों? राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट ने क्या बोला था कि एक वॉलेटाइल सॉल्यूशन के अंदर, बच्चों ध्यान रखना, अच्छे से सुनना, एक वॉलेटाइल सॉल्यूशन के अंदर ईच कंपोनेंट का, कोई भी एक कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बच्चों राउल्ट ने क्या बोला था कि सॉल्यूशन के अंदर किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर, किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए एंड पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। ये पी ए क्या है? सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का पार्शियल वेपर प्रेशर, और पीपी क्या है? सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर। तो पी ए किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्स ए के। पीपी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? एक्स बी के। तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं राउल्ट्स लॉ को। इन अ सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन? वॉलेटाइल सॉल्यूशन। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर क्या है? पी ए और पी बी। ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। अब बच्चों राउल्ट ने क्या बोला था कि पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। मतलब सॉल्यूशन के अंदर अगर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, तो मोल्स ज्यादा होने पर उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो बच्चों इसी प्रकार अगर सॉल्वेंट के मोल्स ज्यादा होंगे, किसके? सॉल्वेंट के मोल्स ज्यादा होंगे, तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो मैंने लिखा पीबी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। बच्चों पीबी क्या है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के अंदर। अब पी ए प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी बी प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। मैंने यहां पे पी ए प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया और एक कांस्टेंट लगाया के एक्स ए। बच्चों क्या लिखा? के एक्स ए। अब यहां पे हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? के की वैल्यू। तो बच्चों के की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैंने ये लेट किया कि सॉल्यूशन के अंदर अभी एक ही कंपोनेंट है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट ही है। क्या है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो हम जानते हैं कि जब सॉल्यूशन के अंदर अगर कितने भी कंपोनेंट हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो उनकी मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज 1 होता है। तो अगर हमारे पास सिर्फ ए ही है, सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ ए है, तो बच्चों हम ये जानते हैं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। अब अगर ए ही होगा तो बताओ एक्स बी क्या होगा उस समय? सॉल्यूशन के अंदर अगर सॉल्वेंट नहीं होगा तो एक्स बी की वैल्यू क्या होगी? मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी कितना होगा? 0 होगा। तो उस समय एक्स ए की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। एक्स ए की वैल्यू 1 होगी, तो बच्चों एक्स ए की वैल्यू मैं यहां पे रखूंगा, इसमें रखूंगा, तो पी ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? के आ जाएगा। पी ए इक्वल टू के। बच्चों अगर हमारे पास सिर्फ सॉल्यूट है तो सॉल्यूट का प्योर फॉर्म का वेपर प्रेशर पी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? पी ए नॉट। तो पी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं? पी ए नॉट। तो के की वैल्यू क्या आई हमारे पास? पी ए नॉट। के की वैल्यू मैं यहां पे पुट करूंगा, तो पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए आया। तो ये राउल्ट्स के लॉ का इक्वेशन था। अब इसी टाइप से सॉल्वेंट के लिए मैं लूंगा तो पी बी इक्वल टू आएगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटा दिया तो यहां पे आएगा पी बी नॉट एक्स। तो बच्चों अब मैं राउल्ट्स के लॉ का ग्राफ प्लॉट करूंगा। तो ग्राफ प्लॉट करने से पहले आपको पता है कि मैंने जब सॉल्यूशन बनाया था उसमें ए सॉल्यूट था और बी सॉल्वेंट था। तो बच्चों दोनों वॉलेटाइल थे, उसमें से एक ज्यादा वॉलेटाइल होगा और एक कम वॉलेटाइल होगा। तो मैंने लेट किया कि बी इज मोर वॉलेटाइल देन ए। क्या बच्चों लेट किया? बी इज मोर वॉलेटाइल
देन ए। अब बच्चों मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, तो मैंने यहां पे एक्स अक्ष बनाया, तो ये जो अक्ष है ये किसके लिए बनाया मैंने? मोल फ्रैक्शन के लिए बनाया। किसके लिए बनाया बच्चों? मोल फ्रैक्शन के लिए, मोल फ्रैक्शन। अब बच्चों दूसरी चीज, यहां पे मैं लेट करता हूं इस पॉइंट पर मैं लेट करता हूं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ए था, सिर्फ सॉल्यूट था। तो सॉल्यूट होगा, तो बच्चों बताओ सॉल्यूट होगा तो एक्स ए की वैल्यू कितनी होगी? अगर अकेला सॉल्यूट होगा तो एक्स ए की वैल्यू कितनी होगी? इस पॉइंट पर 1 होगी। और एक्स बी की वैल्यू, हमारे पास सॉल्वेंट नहीं था तो एक्स बी की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी इस पॉइंट पर। तो जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में बढ़ रहा हूं, मैं ए को कम कर रहा हूं, ए को बिल्कुल कम कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में बढ़ूंगा और बी को इंक्रीज करूंगा। तो मैंने लेट किया कि इस पॉइंट पर एक्स बी की वैल्यू है वो 1 है, और अगर एक्स बी 1 होगा तो बच्चों एक्स ए कितना होगा? 0 होगा। बिल्कुल करेक्ट। तो बच्चों अब हम, ये तो हो गया मोल फ्रैक्शन की बात। अब मैंने यहां पे लिखा है बी इज मोर वॉलेटाइल देन ए। बी ए से ज्यादा वॉलेटाइल है तो बी की वेपर प्रेशर ज्यादा होगी। तो बताओ एक्स बी पर किसकी वेपर प्रेशर होगी? एक्स बी पर बी की वेपर प्रेशर होगी प्योर फॉर्म की। तो यहां पे मैंने लिखा ये वेपर प्रेशर किसकी है? पीबी नॉट। कैसे बच्चों ये पीबी नॉट कैसे हुई? कि इस इक्वेशन के अंदर, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के अंदर एक्स बी की वैल्यू मैं 1 रखूंगा। एक्स बी की वैल्यू मैं 1 रखने पर पीबी किसके इक्वल हो जाएगा? पीबी नॉट के। तो यहां पे मैंने लिख दिया पीबी नॉट। अब यहां पे इस इक्वेशन के अंदर, ये यहां पे ध्यान रखना बच्चों, इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं एक्स ए की वैल्यू 1 रखता हूं तो पी ए किसके इक्वल हो जाएगा? पी ए नॉट के। तो ये होगा पी ए की लाइन, पी ए नॉट की वाई एक्सिस। बच्चों ये लाइन छोटी है, ये लाइन बड़ी है। क्यों है ऐसा? बी इज मोर वॉलेटाइल देन ए। बी ए से ज्यादा वॉलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो यहां पे जो वाई एक्सिस दिख रहा है ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है? ये पार्शियल प्रेशर को। और एक्स एक्सिस है ये मोल फ्रैक्शन को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो हमको मोल फ्रैक्शन और पार्शियल प्रेशर के बीच में ग्राफ को प्लॉट करना है। इस पॉइंट पर हमने सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 लेट किया था, तो सॉल्वेंट का कितना होगा? 0। लेकिन जैसे जैसे इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इस डायरेक्शन में जाने पर बढ़ेगा तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो यहां से मैं एक लाइन को प्लॉट कर रहा हूं। ये लाइन किसके लिए होगी? सॉल्वेंट की। पीबी इक्वल टू पीबी नॉट एक्स बी। अब इस पॉइंट पर मैंने सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना लिया था? 1 लिया था। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना था? 0। लेकिन जैसे जैसे मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो सॉल्यूट के का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो ये वाली जो मैं लाइन प्लॉट करूंगा ये किसके लिए होगी? सॉल्यूट के लिए। पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट है, तो सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर किसके इक्वल होगा? सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं मिला दूंगा तो किसका वेपर प्रेशर आ जाएगा? सॉल्यूशन का। ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया, जिसको लिखूंगा पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो ये जो लाइन है बच्चों ध्यान रखना, ये वाली लाइन है, ये किसका वेपर प्रेशर है? सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर। पीटी फॉर टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो में मैंने वेपर प्रेशर पढ़ाया, राउल्स का लॉ पढ़ाया, राउल्स के किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।